पीजीजीएमसी के इस टेलीकॉन्फ्रेंसिंग सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक जर्नलिज्म पर, और इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे बीच है प्रोफेसर शिवाजी सरकार। प्रोफेसर सरकार जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में इंग्लिश के कोर्स डायरेक्टर हैं और बहुत लंबे अरसे तक जो है आर्थिक पत्रकारिता से जुड़े रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस का जो फाइनेंशियल एक्सप्रेस है उसमें उन्होंने काफी समय से काम किया है। तो आज हम मोटे तौर पे जो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल जर्नलिज्म है उस पर चर्चा करेंगे और हम बात करेंगे कि ये फील्ड जो है बाकी जो मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म है उससे डिफरेंट कैसा होता है, इसके लिए अलग तरह क्या स्किल चाहिए, इसके लिए इकोनॉमिक्स का कितना ज्ञान होना चाहिए। शिवाजी, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। धन्यवाद। सबसे पहले तो ये बताइए कि इकोनॉमिक जर्नलिज्म जो है मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म से अलग किस तरह से है। देखिए, इकोनॉमिक जर्नलिज्म को अगर आप लें और मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म को अगर आप लें तो वस्तुतः दोनों में कोई ऐसा फर्क नहीं है। सिर्फ फर्क यह है कि सामान्य रूप से जो पत्रकारिता है, ये जो जर्नलिज्म है, वो इकोनॉमिक इश्यूज पर उतने गौर नहीं करती है। पॉलिटिकल, लोकल और बहुत सारे इवेंट्स के लिए को देखती है और उन्हीं को कवर करती है। इकोनॉमिक जर्नलिज्म की जब हम बात करते हैं तो खास करके वो जो इकोनॉमिक रिलेटेड इश्यूज हैं, फाइनेंशियल रिलेटेड इश्यूज हैं, स्टॉक मार्केट है, कॉर्पोरेट है, इन पर उनका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। वस्तुतः यही फर्क होता है। दूसरी चीज मैं ये बताना चाहता हूं, खास करके तमाम पत्रकार ऐसे होते हैं, पत्रकारिता में ऐसे लोग जाना चाहते हैं जिनका इस विषय में आमतौर पर यह माना जाता है कि ये बहुत एक कठिन विषय है और इस कठिन विषय के लिए बहुत ज्यादा जानकारी चाहिए होती है, इकोनॉमिक्स की जानकारी चाहिए होती है, और सामान्य अगर पत्रकार है तो वो जाने से उसमें कतराता है और समझ भी नहीं पाता है कि हम किस तरह से जाएं। तो मैं उनको यही समझाता हूं कि इकोनॉमिक जर्नलिज्म जो है इतना कठिन नहीं है। थोड़ा सा अन्य स्ट्रीम से थोड़ा फर्क जरूर है, पर कठिन नहीं है। कठिन इसलिए नहीं है कि सामान्य रूप से अगर हम उसमें सबसे ज्यादा जो लोगों को समस्याएं आती है, और खास करके पत्रकारिता में वही लोग आते हैं जिनको संख्याओं से काफी अरुचि होती है, संख्याओं से डर रहता है। सामान्य रूप से वो अंकगणित और मैथमेटिक्स वगैरह में डील करने में डाटा को डील करने में उनको प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे ही लोग उसमें आते हैं ज्यादातर। तो इसलिए उनको लगता है कि इकोनॉमिक जर्नलिज्म में जाएंगे तो हमें बहुत सारी संख्याओं से तालमेल रखना पड़ेगा, और तालमेल रख के फिर हम कैसे उसको समझेंगे जब हम हमारे एक सामान्य रूप से एक उनमें कुंठा होती है तो उस कुंठा को न देखें। वस्तुतः इकोनॉमिक जर्नलिज्म को अगर हम देखें, संख्या के रूप में देखें आप, तो हम अगर क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं संख्या तो उसमें भी होती है। किसी भी प्रकार की हम रिपोर्टिंग करते हैं संख्या से अलग तो नहीं होती है वो। एक आम धारणा है कि जब इकोनॉमिक जर्नलिज्म की हम बात करते हैं तो इसमें जो इकोनॉमिक्स है, मतलब जो बजट है, जो कुछ बड़े कॉम्प्लेक्स जो इश्यूज होते हैं, खासतौर से जब हम फाइनेंस की बात करते हैं तो जो शेयर मार्केट के ऑपरेशंस होते हैं, तो इसमें थोड़ा एक आम लोगों को लगता है कि शायद हमको कोई एक्सपर्टीज चाहिए। मैं बिल्कुल सही बात है। एक्सपर्टीज तो पत्रकारिता के करीब करीब हर क्षेत्र में किसी न किसी रूप में चाहिए होता है। अगर आप सिंपली सबसे आसान जो माना जाता है क्राइम रिपोर्टिंग, तो क्राइम रिपोर्टिंग भी अगर आप देखें तो उतना आसान नहीं होता, हालांकि उसको आसान माना जाता है। उसके लिए भी एक स्पेशलिटी को लोगों को उपार्जन करना पड़ता है, उसको जानना पड़ता है, तब जाके वो करते हैं। पर सामान्य रूप से अगर लेकर पॉलिटिकल जर्नलिज्म अगर हम लेते हैं तो पॉलिटिकल जर्नलिज्म में हम क्या सोचते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी की रिपोर्टिंग करेंगे। पर पॉलिटिकल रिपोर्टिंग मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी की रिपोर्टिंग करते हैं। पॉलिटिकल रिपोर्टिंग का मतलब है कि आप सारी देश की परिस्थिति को समझते हुए तब पॉलिटिकल्स को आप समझने की कोशिश करते हैं। अब पॉलिटिक्स जो है, अगर आप लें सामान्य रूप से कि किसी भी ऐसे व्यक्ति जो इस चीज को नहीं समझता हो, तो पॉलिटिक्स किस बारे में होती है? पॉलिटिक्स सारी चीजें के इस बारे में ही होती है कि देश के लोगों के विकास कैसे हो, देश के लोगों का सुधार कैसे हो, उनके विकास कैसे हो, उनके आर्थिक सुधार कैसे हो। तो पॉलिटिक्स को अगर आप देखें, अगर तो इकोनॉमिक जर्नलिज्म से पॉलिटिक्स बहुत फर्क नहीं है, पर प्रोसेस कुछ इस प्रकार से होता है, हम समझते हैं वो पॉलिटिकल जर्नलिज्म जो है इकोनॉमिक जर्नलिज्म से अलग है। अगर पॉलिटिकल जर्नलिज्म के लिए पॉलिटिकल साइंटिस्ट होना जरूरी नहीं है, तो इकोनॉमिक जर्नलिज्म के लिए कोई इकोनॉमिक बैकग्राउंड उस तरह से स्ट्रांग नहीं चाहिए, बल्कि आपको जनरल एक आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इकोनॉमिक्स क्या है। शायद आप यही कहना चाहते हैं। बिल्कुल सही कहा प्रोफेसर धुलिया आपने कि इस चीज के लिए समझ जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। विषय को उस तरह से एज इकोनॉमिक्स जानना जरूरी नहीं है, इकोनॉमिक्स की स्टडी करना उतनी जरूरी नहीं है जितनी इकोनॉमिक्स की समझ चाहिए। जैसे पॉलिटिक्स की समझ चाहिए। पॉलिटिक्स का मतलब क्या है? सामान्य रूप से पॉलिटिक्स
और इकोनॉमिक्स को हम अलग अलग रूप से जब देखते हैं तब समस्या आती है। पर हम इकोनॉमिक जर्नलिज्म में जाते हैं और पॉलिटिकल जर्नलिज्म को हम देखते हैं, और पॉलिटिकल जर्नलिज्म को और इकोनॉमिक जर्नलिज्म को अगर हम मिला के देखें तो सामान्य रूप से जब हम कहीं भी जाते हैं, कोई भी पॉलिटिकल जर्नलिस्ट होता है, आजकल भी आप ले लीजिए न्यूक्लियर जर्नलिज्म की जो बात करते हैं, तो अगर न्यूक्लियर जर्नलिज्म जो है या न्यूक्लियर वॉरफेयर की बात करें या न्यूक्लियर पावर स्टेशन की बात करें, न्यूक्लियर पावर अपने आप में इकोनॉमिक सब्जेक्ट माना जाता है। पर हम हर जो पॉलिटिकल जर्नलिस्ट है वो आज इस विषय पे चर्चा कर रहा है। तो ये किस प्रकार से इकोनॉमिक जर्नलिज्म से अलग हुआ? अलग नहीं है। दोनों ही चीजों की समझ की जरूरत है और उसको एक समझ डेवलप करने की जरूरत है, एक माइंडसेट डेवलप करने की जरूरत है कि हम इस प्रकार से इन चीजों को समझें और उस प्रकार से समझ के लोगों तक उस चीज को समझाएं। दैट इज इकोनॉमिक जर्नलिज्म। हाँ, एक पत्रकार मतलब एक तरह से वो जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट्स होते हैं इकोनॉमिक्स के, उन्हें कॉम्प्लेक्सिटीज में नहीं जाता है, बिल्कुल नहीं जाने उसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है कि वो आम लोग उसको समझ सकें। बिल्कुल, सारी पत्रकारिता यही है कि पत्रकारिता यही है कि जिनके लिए एक पत्रकार लिखता है उनको किसी भी विषय के बारे में सामान्य रूप से कोई ज्ञान नहीं होता है, पर उसको उस प्रकार से वो लिखने की कोशिश करता है कि जो एक रिक्शे वाला भी है, टांगे वाला भी है, वो भी अगर पढ़ता है तो उसको एक सामान्य समझ हो जाए, कंटेंट से कंप्रोमाइज भी ना किया जाए, कंटेंट से समझ में भी बिल्कुल कंटेंट से कंप्रोमाइज तो आप किसी भी हालत में कभी भी नहीं कर सकते हैं। पर साथ में अगर ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होता है तो हमें जो अपनी समझ बनानी है उसमें बहुत आसानी हो जाती है। और इकोनॉमिक जर्नलिज्म जो है तो इसका ये जो डर होता है वो डर भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि आमतौर पे लोग इस क्षेत्र में इसलिए नहीं जाना चाहते हैं, लोग सोचते हैं कि ये बहुत गंभीर विषय है, कठिन विषय है, कॉम्प्लेक्स विषय है, इसलिए इससे दूर रहो। तो प्रोफेसर शिवाजी सरकार का कहना है कि अगर आपको पॉलिटिक्स की समझ है तो आप इकोनॉमिक जर्नलिज्म भी कर सकते हैं, और उनका मानना है कि जर्नलिज्म की जो तमाम स्ट्रीम्स हैं उसके कुछ बुनियादी स्किल्स हैं, कौशल हैं जो आपको आने चाहिए। और इकोनॉमिक जर्नलिस्ट बनने के लिए ये जरूरी नहीं कि आपके अंदर कोई बहुत ही स्ट्रांग इकोनॉमिक बैकग्राउंड हो या आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी हो, लेकिन जब आप उस फील्ड में जाएंगे तो आपको कुछ इतना पढ़ना पड़ेगा कि आप इकोनॉमिक्स की एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप कर सकें। उन्होंने कहा कि किस तरह से तमाम जो स्ट्रीम्स हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे न्यूक्लियर एनर्जी का मामला हो और चाहे इकोनॉमिक जर्नलिज्म हो, कहीं ना कहीं सबके बीच में कुछ संपर्क हैं। प्रोफेसर सरकार हमें जानना चाहेंगे कि ये सब हमारे स्टूडेंट्स हैं जो डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं कि इनको एक इकोनॉमिक जर्नलिस्ट बनने के लिए उनको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, मैं किस तरह की चीजें इनको पढ़नी चाहिए, कैसे अपने को तैयार करें कि कल ये आर्थिक विषयों पर भी कुछ अच्छा कुछ कर सके। देखिए, वस्तुतः सामान्य रूप से जो आर्थिक पत्र भी हैं वो भी ये कोशिश नहीं करते हैं कि इकोनॉमिक्स के जानकारी उनके यहाँ काम करने आए। वस्तुतः सबसे पहले उनकी भी जो जरूरत होती है वो ये होती है कि उनके यहाँ जो काम करने आए उनको पत्रकारिता की सामान्य समझ है या नहीं है। कोई भी रिपोर्ट अगर लिखना है तो उनको वो लिखना आता है कि नहीं आता है। चाहे फाइनेंशियल एक्सप्रेस हो, चाहे इकोनॉमिक टाइम्स हो, वहां अगर आप जाएं तो उनके अगर मान लीजिए 100 लोग काम करते हैं तो मुश्किल से 25 लोगों जो है वो कोर इकोनॉमिक एरिया से आते हैं, बाकी 75 लोग ऐसे ही होते हैं जो सामान्य किसी भी स्ट्रीम से आ सकते हैं, पर उनका जो जर्नलिज्म का जो एरिया है वो स्ट्रांग होता है। कैसे उसको करना है उसको वो जानते हैं, रिपोर्ट कैसे लिखना है इसको वो जानते हैं। हाँ, इसके साथ ये जरूरी है कि आर्थिक विषयों के लिए एक अभिरुचि पैदा करने की आवश्यकता है, क्योंकि आर्थिक विषयों पे अगर हमें लिखना है कि आर्थिक विषय पे लिखने वाली जो चीजें हैं, चाहे वो पावर सेक्टर ले लीजिए, इंडस्ट्री ले लीजिए, कॉर्पोरेट सेक्टर ले लीजिए, या बहुत सारी चीजें जो जुड़ी हुई है जिसको सामान्य रूप से कई बार हम समझते हैं कि वो शायद आर्थिक पत्रकारिता नहीं है, पर बहुत से स्ट्रीम्स ऐसे हैं जिस पर हमें जानकारी होने की जरूरत होती है और उस सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होने की जरूरत होती है, उन चीजों को समझने की जरूरत होती है। अगर हम किसी आर्थिक पत्रकारिता के इवन सामान्य पत्रकारिता में भी जाते हैं और हमें यह नहीं मालूम है कि हमारी विकास दर क्या है, हमारी जीडीपी ग्रोथ क्या है, हमारी जीडीपी क्या है, जीडीपी क्या होती है, इस प्रकार के जो सामान्य जो चीजें होती हैं जिसके बारे में हम रोज आमतौर पर किसी भी पत्रिका में चर्चा करते हैं, तो उनके विषय में एक सामान्य समझ होना आवश्यक है।
कुछ इकोनॉमिक जार्गन्स होते हैं जिसको आप देखते होंगे हर पत्र पत्रिका में उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जार्गन्स क्या है, उसको क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, या जार्गन को बिना इस्तेमाल किए भी उस विषय को कैसे कहा जाए, तो इसकी भी समझ की आवश्यकता है। वस्तुतः अगर आप देखें तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि कोर इकोनॉमिक्स को जाने, आप इकोनॉमिक्स के जो डेफिनेशंस उसको जाने, पर इकोनॉमिक्स को हम राष्ट्रीय क्षेत्र में किस प्रकार के प्रयोग ला रहे हैं उस बात को हम समझें, और उस बात को समझते हुए पत्रकारिता में उसको हम किस तरह से लागू कर रहे हैं, इस चीज को हम समझें और समझाने की हम में जो कैपेबिलिटी है वो हम डेवलप करें, तो जाके हम किसी भी आर्थिक पत्र या पत्रकारिता में कहीं भी समस्या नहीं आनी चाहिए। इनको क्या चीज पढ़नी चाहिए, मतलब इन चीजों के समझ पे, जैसे आपने कहा कि आपको जीडीपी नहीं मालूम है, आपको ये नहीं मालूम है कि डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ क्या है, इनके इंडिकेटर्स क्या है, जो आपने कहा कि एक पॉलिटिकल जर्नलिस्ट बनने के लिए भी आने ही चाहिए। बिल्कुल, अगर आप जर्नलिस्ट हैं तो चीजें आपको आनी चाहिए, जो कुछ बड़े कोर कंसेप्ट्स हैं जो कि सिर्फ इकोनॉमिक्स से डील नहीं करते हैं, भाई पॉलिटिक्स से भी डील करते हैं। लेकिन इन स्टूडेंट्स को किस तरह से, किस अप्रोच से पढ़ाई करनी चाहिए, ये क्या पढ़ें, उसको कैसे पढ़ें? नहीं, देखिए इसमें के लिए सामान्य रूप से जो है, अगर वो दर्जा 11-12 की जो बेसिक इकोनॉमिक्स की जो पुस्तकें हैं उसके ऊपर अगर एक नजर डाल लें, उसमें जो उसके डेफिनेशंस हैं उसको समझ लें, तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। अगर उतना भी नहीं करना चाहते हैं तो उसके लिए आवश्यक ये है कि जो भी आर्थिक पत्र हैं, चाहे इकोनॉमिक टाइम्स हो, फाइनेंशियल एक्सप्रेस हो, बिजनेस स्टैंडर्ड हो, या अन्य कोई भी पत्र पत्रिकाएं हों, उसको जो है रोज अगर नियमित रूप से आधे घंटे 1 घंटे उनको पढ़ें, और जब पढ़ेंगे तो नेचुरली उनके साथ समस्या आएगी, क्योंकि जो कुछ उसमें लिखा होता है थोड़ी सी भाषा में भी उसमें फर्क आता है, वो उनको पहली बार समझ में नहीं आएगी। पर उससे अगर डर के फिर उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया तो ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। पर अगर 1 हफ्ते, 10 दिन, 1 महीने लगातार पढ़ते रहेंगे तो अपने आप में उनको वो समझ डेवलप हो जाएगी, और उनको समझ आने लगेगा कि इस पत्र पत्रिकाओं में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग होता है और किस प्रकार से इन सारी चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे बड़ी जरूरी यह है कि बेसिक इकोनॉमिक्स की थोड़ी बहुत जानकारी अगर कर लें तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पा सकते हैं तो इन पत्र पत्रिकाओं को गंभीर रूप से निरंतर पढ़ें, और उसमें से जो चीज अच्छी लगती है उसके क्लिपिंग्स अपने पास रख लें, क्लिपिंग्स फाइल बना लें, और बढ़ा के उसको जब जरूरत हो एज ए बैकग्राउंडर उसको बाद में भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि इकोनॉमिक जर्नलिज्म में पॉलिटिकल जर्नलिज्म से ज्यादा कहीं बैकग्राउंडर्स की बहुत जरूरत पड़ती है। तो बैकग्राउंडर्स की अगर वो फाइल अच्छी बना लेंगे तो उनके सामान्य जो एक प्रक्रिया है उसमें बहुत मदद मिलेगी। हाँ, एक तो आपने कहा कि स्कूली किताबों को दोबारा पढ़ लें, तो मुझे भी कई बार लगा थोड़ा बहुत नहीं, मैंने भी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की इकोनॉमिक्स की किताबें देखी, और मैंने पाया कि उसमें काफी बुनियादी कंसेप्ट्स को कवर किया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल किया जाता है। लेकिन मैंने ये भी पाया, मैं भी जब आपके साथ पढ़ा रहा था, कि शायद 10वीं और 12वीं में बच्चे जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं वो बीए करते करते भूल जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो एक बार हमें वापस जो हाई स्कूल के इकोनॉमिक्स पे जाना चाहिए, क्योंकि उसमें जो भी कंसेप्ट आप अभी जिक्र कर रहे थे कि जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, डेवलपमेंट क्या है, कोर कंसेप्ट उसमें जो है बड़े सिंपल तरीके से सामान्य रूप से वैसे ही बताया जाता है जैसे कि हम सामान्य रूप से किसी भी पाठक को समझाना चाहते हैं। और दूसरा जो प्रोफेसर सरकार ने कहा कि बैकग्राउंडर की इंपॉर्टेंस क्या होती है, जर्नलिज्म में बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन बहुत ही रेलिवेंट और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर कोई भी घटना होती है किसी फील्ड में, माना इकोनॉमिक्स में ही सरकार ने किसी नई नीति का ऐलान किया, तो आप उस नीति को उसके कॉन्टेक्स्ट में तब तक नहीं समझ सकते हैं जब तक आपके पास बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन नहीं होगी। क्योंकि किसी भी नई इंफॉर्मेशन को आप उसके महत्व को तभी इवैल्यूएट कर सकते हैं जब आप उसकी बैकग्राउंड जानते होंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप वास्तव में एक अच्छे पत्रकार बनना चाहते हैं तो आप अखबारों को खूब पढ़ें, आप कुछ टॉपिक्स को, ब्रॉड जो टॉपिक्स हैं जो कंटेम्प्रेरी, उनको आइडेंटिफाई करें, और उन पर क्लिपिंग्स का एक अपना जो है, आज तो कंप्यूटर का जमाना है, अगर आपका एक्सेस है तो कंप्यूटर पर ही आप कई फाइलें खोल करके एक मटेरियल उसमें स्टोर कर सकते हैं। अगर ऐसा संभव नहीं है तो आप फिर भी जो है अखबारों की क्लिपिंग्स निकाल के अनेक विषयों पर उनको इकट्ठा कर सकते हैं, और एक विषय पे आप कभी भी उन क्लिपिंग्स को पढ़ के पूरी एक आपको उसमें टोटल पर्सपेक्टिव आपको मिल जाएगा। पर उदाहरण के लिए आजकल जैसे कि भारत और अमेरिका की न्यूक्लियर डील है,
उसके बारे में तमाम अखबारों में इतनी सामग्री प्रकाशित हो रही है कि अगर आप एक हफ्ते के भी सारे अखबारों को लें, 3-4 अखबार पकड़ लें और उसमें जो कुछ भी छपा हुआ है और आप उसे कटिंग करके निकाल लें और एक बार फुर्सत में बैठ के 4-5 घंटे उसको पढ़ डालें, तो आपको इस डील के बारे में काफी कुछ जानकारी मिल जाएंगी जो एक पत्रकार को चाहिए होती हैं। आशय ये नहीं है कि आप उस डील के और तमाम जो संधियां हुई हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो बड़े कॉम्प्लेक्स और साइंटिफिक हो सकते हैं, उसका अध्ययन करें, बल्कि जरूरी है कि अखबारों में जो भी पॉइंट्स मतलब उठाए गए हैं, जिन मुद्दों विवाद है, जिन मुद्दों बहस हो रही है, अगर आपको एक विषय की एक कंप्लीट जानकारी चाहिए तो आपको ये सब एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और तब आप उस विषय पे एक अच्छी न्यूज रिपोर्ट भी लिख सकते हैं और एक अच्छा आर्टिकल भी लिख सकते हैं और एक अच्छा विश्लेषण भी कर सकते हैं। प्रोफेसर सरकार, इस बीच में इकोनॉमिक और फाइनेंशियल जर्नलिज्म का बहुत एक्सपेंशन हुआ है। जी बिल्कुल। मतलब अगर आप 15-20 साल पहले देखें, 91 के बाद से आप कह सकते हैं कि खास करके इसमें जो एक बहुत पहले एक बड़ा पन्ना होता था जिसमें कि वो मार्केट की रिपोर्ट्स होती हैं, उसके अलावा बुलियन होता था और इकोनॉमिक्स में कुछ खास नहीं होता था। लेकिन आज चूंकि इकोनॉमिक्स एक पॉलिटिक्स को भी डोमिनेट कर रही है और सारा जो प्लेटफॉर्म है डिबेट का, वो आज डेवलपमेंट पर इकोनॉमिक ग्रोथ पे जो है अटका है। बिल्कुल, मैं आपसे शुरू में ही कहा कि पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स कोई अलग चीज नहीं कर सकते हैं, लेकिन आज इकोनॉमिक्स डोमिनेंट हो गई है। हाँ। शायद जो 15-20 वर्ष पहले इकोनॉमिक्स इतनी डोमिनेंट नहीं थी, आज इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स को भी डोमिनेट कर रही है। हाँ, तो पहले भी करती थी, पहले हम उसको तवज्जो में नहीं लाते थे। अब तो उसको हम देख रहे हैं कि हम उसको तवज्जो में लाते हैं कि अब थोड़ा सा आप इस पे प्रकाश डालिए कि जो कई स्ट्रीम्स हैं जिसको हमें कह सकते हैं कि जो पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स भी है, मोटे तौर पे कौन से स्ट्रीम्स हैं जिनको हम एक तरह से इकोनॉमिक स्ट्रीम्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्योंकि कई बार होता है कि काफी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कि छोटे कस्बों में रहते हैं, गांव में रहते हैं, शायद कई डेवलपमेंट के ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जिन पर वो वहां से भी इकोनॉमिक जर्नलिज्म कर सके। कुछ ऐसे स्ट्रीम्स बताइए, कुछ ऐसे कंसेप्ट्स स्टूडेंट्स को दीजिए जिससे उनको लगे कि ये भी एरिया है जिसमें हम इकोनॉमिक जर्नलिज्म कर सकते हैं। देखिए, सामान्य रूप से अगर आप लें, उद्योग का जो एक कॉन्सेप्ट रहा है, उद्योग अपने आप में एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट ही रहा है, आज से नहीं, पिछले 50 साल से और उससे पहले से भी। तो उद्योग में खास करके अगर आप छोटी जगहों की बात करते हैं तो वहां विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे उद्योग भी जो है, लघु उद्योग जो है, वो भी अपने जो खास करके अगर आप महात्मा गांधी का जो कॉन्सेप्ट था कि छोटे उद्योग के जरिए ही भारत आगे बढ़ सकता है, आज भी जो छोटे उद्योग है वो देश के एक बहुत बड़े हिस्से को रोजगार उपलब्ध कराता है, विकास में सहायता कर रहा है। दूसरी चीज, अगर आप खादी और ग्रामोद्योग के जो संस्थान है, और हर छोटे छोटे जिलों में भी खादी और ग्रामोद्योग के संस्थान है, खादी और ग्रामोद्योग जो है देश में आज भी 60 लाख से अधिक लोगों को रोजगार सीधे या इनडायरेक्टली उपलब्ध कराता है। तो ये खादी और ग्रामोद्योग के जो प्रतिष्ठान है, छोटे छोटे जो उद्योग हैं, एंसिलरी इंडस्ट्रीज होते हैं, आपकी गाड़ियां बनती हैं, गाड़ियों के जो बल्ब्स होते हैं वो बड़े कंपनियां नहीं बनाती, कोई छोटी छोटी कंपनी बनाती है। गाड़ियों के जो आपके ब्रेक के जो शूज होते हैं, कोई छोटी छोटी कंपनी बनाती है, क्योंकि ये बहुत लेबर इंटेंसिव काम है और बड़ी कंपनी अगर इसको बनाएगी तो उनके लिए एक जो इन्वेस्टमेंट है बहुत बढ़ जाता है, इसलिए छोटे छोटे कंपनियों के इस तरह के काम बांट देते हैं। लेदर का काम है बहुत से जिलों में, आपके अगर चले जाएं उत्तर प्रदेश में बहुत सी जगहों पर, मिर्जापुर वगैरह में कालीन का काम है, कश्मीर में कालीन का काम होता है। दक्षिण में आप चले जाएं, कांजीवरम ही नहीं, उड़ीसा में भी बहुत सारी जगह हैं जहां साड़ियां बनती हैं, आंध्रा में पोचमपल्ली साड़ियां बनती हैं। अब सिर्फ पोचमपल्ली ही नहीं, आप गुजरात में चले जाए, वहां सूती साड़ियां बनती हैं, उसकी प्रिंटिंग होती है। तो ये सारे जो क्षेत्र हैं, ये सारे ही उस एरिया के लिए, उस लोकेलिटी के लिए एक विशेष औद्योगिक और इकोनॉमिक रिपोर्टिंग के विषय हैं। पर सामान्य रूप से हम सोचते हैं ये छोटा सा चीज है, हम इसको क्यों देखें। पर अगर हम उस पर रेगुलर तवज्जो दें और रेगुलर उसको हम देखते रहें और करते रहें, तो हमको खुद लगेगा कि 3-4 महीने में ये एक बहुत सशक्त बीट के रूप में भी उभर कर आ सकता है। और हमारी, अगर हम कई बार हम लोग चाहते हैं कि हम जहां रह रहे हैं वहीं रह के हम कुछ कर सकें, तो अगर हम इस प्रकार की अपने स्किल्स को डेवलप कर लें, एक्सपर्टीज को डेवलप कर लें,
तो दूर के अखबार भी ऐसे लोगों की हर वक्त तलाश में रहते हैं, क्योंकि उनके लिए भी दूसरी जगह से किसी को भेजना एक तो बड़ा महंगा पड़ता है, और दूसरी चीज है कोई बाहर से अगर जाता है वहां तो रहना भी नहीं चाहता है, वो कोशिश करता है वहां से भाग के तो स्टेट कैपिटल आ जाए या नेशनल कैपिटल आ जाए या कहीं और चला जाए। तो उनके लिए एक बहुत अच्छे पत्रकारिता के विकास का एक अवसर मिलता है। तो पत्रकारिता के अवसर कहां कहां कैसे हैं, हर क्षेत्र में अपने हिसाब से हर जगह है। अगर राजस्थान में आप चले जाए, मार्बल इंडस्ट्री इतना बड़ा इंडस्ट्री है वो, और कोई उस पर रिपोर्टिंग भी नहीं करता है, कुछ पता भी नहीं चलता है क्या हो रहा है। हाँ, तो एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि आर्थिक पत्रकारिता काफी हद तक इस वक्त हमें मानते हैं कि जो नेशनल इकोनॉमी के मुद्दे हैं, जो कि जिन पे बहुत डिबेट हो रही है पार्लियामेंट में या राष्ट्रीय अखबारों में, कहीं वो पत्रकारिता थोड़ा शिवाजी ने उस तरफ संकेत दिया कि जो आर्थिक पत्रकारिता है वो वहीं तक सीमित हो गई है, और जो पूरे देश भर से जो रिपोर्ट्स आनी चाहिए, जो जिलों में जो हो रहा है, गांव में जो आर्थिक एक्टिविटीज है उसके बारे में कोई खबरें नहीं आती हैं, जबकि उसकी भी जरूरत जो है रहती है। और प्रोफेसर सरकार ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि जैसे उन्होंने कहा कि जो खादी ग्रामोद्योग संस्थान है उसमें 60 लाख लोग काम करते हैं देश के, और बहुत बड़े पैमाने पे छोटे उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, जो तमाम तरह के प्रोडक्शन करते हैं। जैसे कि प्रोफेसर सरकार ने कहा कि जो छोटे मोटे पुर्जे होते हैं, जो बड़ी कंपनियों के लिए भी बहुत से उत्पाद बनते हैं, उनको ये छोटे उद्योगी उनका उत्पादन करते हैं। तो इस दृष्टि से अगर आप जिस जिले में रहते हैं उसमें भी आप एक अच्छी आर्थिक पत्रकारिता कर सकते हैं। और इसको जो शिवाजी ने कहा, मैं थोड़ा उसको फर्दर एलेबोरेट करूंगा कि अगर आप अपने जिले में एक तरह का इकोनॉमिक सर्वे करें कि वहां के लोगों की इनकम के साधन कौन कौन से हैं, कितने लोग इस तरह के छोटे उद्योगों में लगे हुए हैं, कितने लोग कृषि में लगे हुए हैं, उनकी इनकम कितनी होती है, जो भी वो वहां पे छोटे उद्योग हैं उनका मैनेजमेंट क्या है, उनका ऑनरशिप पैटर्न क्या है। अगर आप इस तरह के तमाम डेटा कलेक्ट करेंगे तो आप अपने जिले पे एक अच्छी रिपोर्ट लिख सकते हैं, इकोनॉमिक रिपोर्ट, जिसमें पता लगेगा कि पिछले 10 सालों में 15 सालों में लोगों की इनकम का प्रोफाइल कैसे चेंज हो रहा है, कितने लोग कृषि से इस तरह के उद्योगों में उन्होंने शिफ्ट किया है। जो एग्रो इंडस्ट्रीज हैं, जिसके बारे में हम कहते हैं कि जो एग्रीकल्चर में मैन पावर सरप्लस हो रही है, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए एग्रो इंडस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो कथन है, इस तरह के जो बयान दिए जाते हैं, उसमें कितनी शिफ्टिंग हो रही है। मैं इसमें प्रोफेसर धूलिया से भी कहना चाहूंगा, मध्य प्रदेश में ये जो सोया इंडस्ट्री है वो इतना ज्यादा डेवलप हो गया है कि सोया और सोया प्रोसेसिंग में हजारों आदमी लगा हुआ है, और सोया इंडस्ट्री मध्य प्रदेश का जो है मतलब एक ग्लोबल इंडस्ट्री बन गया है। और यही नहीं, कुछ सालों पहले बड़ी इंटरेस्टिंग लगता है, मध्य प्रदेश के सोया इंडस्ट्री ने गुजरात में पिपावाव में उन्होंने अपना एक अलग पोर्ट बनाने की कोशिश की। तो वो खबर जब निकली, गुजरात सरकार चौंकी और चौंक के फिर उसको बंद करवाया। तो ऐसा नहीं है कि छोटे उद्योग वस्तुतः छोटे हैं, ये काफी बड़े हैं और विश्व स्तर पर काम कर रहे हैं। हाँ, जाहिर है कि जो छोटे उद्योग है वही बड़ी कंपनियों के सपोर्ट बेस भी है, और हमारे देश में तो जीडीपी का बहुत बड़ा शेयर वैसे भी छोटे उद्योगों का ही है, लेकिन उसके बारे में खबरें बहुत कम होती हैं। नहीं आती हैं, क्योंकि उस पे एक चीज जो पिछले कुछ सालों में हुआ है, जिसको हम कहते हैं कि कॉरपोरेट्स ने अपने पब्लिक रिलेशनिंग के जरिए, एग्रेसिव मार्केटिंग के जरिए सारे चीजों पर इस प्रकार से उन्होंने अपना वर्चस्व और कब्जा करना शुरू किया है कि उस वजह से जो छोटी चीजें हैं उसके तरफ हम आमतौर पर देखना अच्छा नहीं लगता हमको। तो इकोनॉमिक रिपोर्टिंग सिर्फ कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग से नहीं हो सकती। कॉर्पोरेट्स की अपनी एक मोनोपोली करने की कोशिश होती है, और हमें कोशिश इकोनॉमिक रिपोर्टिंग जब हम करते हैं तो हम इसकी भी समझ होनी चाहिए कि हम किसी भी इंडस्ट्री की जो है मोनोपोली जो अगर हो रही है तो हम उसको भी उजागर करने की कोशिश करें। मसलन रिटेल ट्रेड पर ही बहुत डिबेट चल रही है, लेकिन रिटेल ट्रेड के ग्रास रूट लेवल पे क्या फॉर्म्स है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, इसके बारे में कोई खास रिपोर्टिंग की जा सकती है? जी बिल्कुल की जा सकती है। कि मसलन लोगों के कंजम्पशन पैटर्न में, फूड हैबिट्स में किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं, किस तरह से उनका कई प्रोडक्ट्स का मार्केट बन रहा है, और कई प्रोडक्ट्स का मार्केट जो है वो खत्म हो रहा है। तो तमाम मुद्दे हैं जो ग्रास रूट लेवल पे हैं। कुछ सालों पहले ये जो नूडल्स है, इसको खाना कोई भी पसंद नहीं करता था। अब मार्केटिंग के जरिए अब नूडल्स गांव-गांव तक पहुंच गया है, और हर बच्चा जो है नूडल्स खाना चाहता है। तो ये जो एक पूरे इंडस्ट्री का प्रोफाइल बदल गया, पूरे के जो ईटिंग हैबिट है उसका प्रोफाइल बदल गया, बच्चों की जो पहुंच है और जो उनकी जो इच्छाएं हैं उसमें एक परिवर्तन आ गया। तो ये सारी चीजें जो है इकोनॉमिक्स से, छोटी इकोनॉमिक्स ही बड़ी इकोनॉमिक्स, छोटी इकोनॉमिक्स से ही बड़ी इकोनॉमिक्स बन रही है। तो आशय कि आप
ग्रास रूट लेवल पे, जिले के स्तर पे, तहसील के स्तर पे भी तमाम ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिससे कि आप आर्थिक पत्रकारिता कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि आर्थिक पत्रकारिता के क्षेत्र में किस तरह के रुझान पनप रहे हैं और उसमें रोजगार के क्या अवसर हैं। जैसे कि अभी हमने बात की कि इस बीच में आर्थिक पत्रकारिता का जो क्षेत्र है उसका बहुत जबरदस्त जो है वो विस्तार हुआ है पिछले 15-20 वर्षों में। तो कुछ बताएंगे कि जो है वो इस वक्त जो है इस तरह की जर्नलिज्म के लिए, क्योंकि कभी न कभी हम ये भी देखते हैं कि खास तौर से जो लोकल और रीजनल मीडिया है उसमें क्राइम, स्कैंडल, सेक्स, वायलेंस, मतलब ये चीज ज्यादा इनका बाजार एक पनप रहा है। तो इस पूरे बाजार में जो है वो इस तरह के इकोनॉमिक जर्नलिज्म के लिए स्पेस कितना है और इसमें रोजगार के अवसर जो है वो किस तरह के पैदा हो रहे हैं। देखिए, इकोनॉमिक जर्नलिज्म जो है अभी भी, हालांकि खास करके भाषा के क्षेत्र में भी हर अखबार पहले एक ही पन्ना देता था, अब वो भी 3-4 पन्ने देने लगे हैं। तो भाषा के क्षेत्र में भी अगर आप देखें, चाहे हिंदी हो चाहे अन्य किसी भी भाषा में, तो हर भाषा के क्षेत्र में एक ऐसे पत्रकार की जरूरत है जो सामान्य अर्थव्यवस्था को समझता हो। अर्थशास्त्र को समझने की जरूरत नहीं, अर्थव्यवस्था को समझने की जरूरत है, और उस अर्थव्यवस्था को समझते हुए उसके बारे में लिख सकता हो। तो भाषाई क्षेत्रों में भी ऐसे लोगों की हर वक्त आवश्यकता रहती है। अखबार में भी अगर कोई काम करता है, आमतौर पर ऐसे काम करने वाले अखबार में भी 1, 2 या 3 ही लोग होते हैं। तो अचानक अगर उनमें से कोई छुट्टी ले लेता है, एक नए आदमी की तलाश हर वक्त रहती है। तो मतलब एक स्पेस है इस तरह के जर्नलिज्म के लिए हर वक्त है, पर उसका यूटिलाइजेशन शायद नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें पाते हैं कि कई प्रदेशों में, मसलन आप उत्तर प्रदेश को लीजिए कि उत्तर प्रदेश में सरकार बदल गई, लेकिन मुझे ऐसा आभास होता है कि जितने की बयान छपते हैं पॉलिटिशियंस के, उससे बहुत ही कम छपता है कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी क्या है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ट्रस्ट में क्या चेंज आया है। नहीं, बिल्कुल मुलायम सिंह और मायावती की इकोनॉमिक पॉलिसीज में क्या क्या बुनियादी अंतर है, इस तरह की खबरें जो वो नहीं छपती हैं। सही कह रहे हैं आप। पर उसमें अगर आप देखें, अगर जो हिंदी अखबार हैं उनके अगर जो आर्थिक पन्ने हैं उनकी तरफ अगर आप एक बार नजर डालें तो आप पाएंगे उतनी सशक्त रूप से जिस प्रकार से चर्चा होनी चाहिए वो तो नहीं हो रही है, पर वो चर्चा कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हो रही है। और उसकी भी एक वजह है, मैं समझता हूं। एक तो कई बार जो अखबारों के जो मालिक हैं उनकी भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जो एक कनेक्शन होता है, उस वजह से वो सोचते हैं कि कोई ऐसा ना हो जाए कि वो जो सत्ता में बैठे हुए हैं उनको अच्छा न लगे। इसलिए कहीं ना कहीं से मेरे ख्याल में वो कोई अप्रत्यक्ष मतलब आर्थिक दबाव होते हैं, दबाव रहता है, इसलिए शायद कई बार वो नहीं करते हैं। पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इस बारे में चर्चा नहीं हो रही है। अगर आज भी अखबार में देखें, एक आध अखबार में आज भी था कि मुलायम सिंह जो है वो चुप नहीं बैठे हैं, और उसके बाद जो मैंने उस खबर को देखा, उन सारी खबरों में पॉलिटिकल नहीं, उसमें आर्थिक मुद्दों पर ही ज्यादा जिक्र था। तो ऐसा नहीं है कि आर्थिक मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही है। हाँ, जितनी सशक्त रूप से होनी चाहिए उतनी सशक्त रूप से शायद अभी नहीं हो रही है। पर दूसरी चीज अगर आप देखें, भाषाई पत्रकारिता में खास करके इस क्षेत्र पर जो उन्होंने तवज्जो देना शुरू किया वो बहुत देर से शुरू किया, और इसलिए उनके साथ जो है अभी ये एक समस्या है कि वो इसको आगे किस प्रकार से बढ़ाएं। अभी उन्होंने अपना कोई खाका ठीक से नहीं खींचा, पर मुझे लगता है कि अगले 4-5 सालों में वो खाका उनको खींचना पड़ेगा, और जो चीज आप कह रहे हैं उसकी भरपाई उनको करनी पड़ेगी। हाँ, मतलब आप इकोनॉमिक्स को, डेवलपमेंट को इग्नोर नहीं कर सकते जी, बिल्कुल नहीं। तो उसका स्पेस बनेगा कि आपको इस तरह के मुद्दों पर भी जो है वो उनको करना ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए, अब जो रीडर का जो प्रोफाइल आ रहा है, अगर आप आज से 5 या 7 साल पहले का जो रीडर था उसकी जो एक अप्रोच था उसका, और आज जो रीडर आ रहा है, यानी कि जो नवयुवक जो आ रहे हैं, उनकी सोच, उनकी मांग कुछ दूसरी तरह की हो रही है। तो उस मांग को पूरा अखबार को करना ही पड़ेगा। आपने जैसे पहले कहा कि किसी भी जर्नलिज्म में, और खासतौर से इकोनॉमिक जर्नलिज्म के लिए, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन का होना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। और मैं समझता हूँ एक चीज मैं थोड़ा सा इसमें आपके यहाँ कहा कि वो चाहे कंप्यूटर पे रख ले, मैं समझता हूँ कंप्यूटर में आप रख सकते हैं, पर कंप्यूटर से अच्छा है
कि आप फाइल बना के रखें, वो ज्यादा देखना भी आसान होता है और ज्यादा दिन रहता भी है। आपको और मेरी जनरेशन के लोगों को वो ज्यादा अच्छा भी लगता है। किसी भी जनरेशन में प्रिंटेड वर्ड को हम लोग पढ़ना प्रेफर करते हैं। मैं भी जब कुछ गंभीर पढ़ना चाहता हूं तो प्रिंटेड वर्ड ही मुझे अपील करता है। लेकिन मुमकिन है कि नई जनरेशन में कुछ लोग ऐसे हों कि जो कागज पेन का इस्तेमाल ही ना करते हो और कंप्यूटर से भी हो, मतलब हाँ, तो वो अपना मेथड से। तो इस कॉन्टेक्स्ट में चूंकि आपने बहुत अरसे तक जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की इकोनॉमिक और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की है, थोड़ा अपने अनुभव शेयर करिए कि आप जब फील्ड में निकलते थे तो किस तरह के आपके सोर्सेज होते थे, किस तरह से आप उनसे इंफॉर्मेशन निकालते थे, उस इंफॉर्मेशन को इवेल्युएट करते थे, वो कौन सी प्रोसेस थी जिससे आप गुजरते थे? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और बड़ा क्रिटिकल सवाल भी है, क्योंकि इसमें नहीं, आप बिल्कुल अपना अनुभव बताइए। मैं अनुभव ही बता रहा हूँ, इसमें मैं अनुभव ही बता रहा हूँ। इसमें सबसे पहले जो है, किसी भी आर्थिक क्षेत्र में जब हम पत्रकारिता करने जाते हैं तो उसके लिए बहुत आवश्यक ये होता है कि हम किस विषय में बात करने जा रहे हैं, उसके बारे में हम अच्छी तरह अध्ययन करके जाएं। क्योंकि अगर हम उस विषय के बारे में हमें जानकारी नहीं होगी, हम जिससे पूछने जाएंगे, और हम पूछने किससे जाते हैं, सामान्य रूप से अगर आप सामान्य क्राइम की रिपोर्टिंग ही ले लेंगे, क्राइम इज द लोएस्ट, इसलिए मैं हर वक्त उसको एक बेस मान के ही चलता हूं, तो उसमें आप जाके बात करते हैं। लोएस्ट पेपर बहुत बिका हुआ है आजकल। हाँ, नहीं, मैं कभी अगर क्राइम के बारे में बात करें तो मैं कह सकता हूं कि क्राइम की रिपोर्टिंग भी जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं हो रही। हाँ, वो तो है, लेकिन अभी आमतौर पर यह भी होता है कि जब दिल्ली में खासतौर से कोई यंग जर्नलिस्ट करियर शुरू करता है तो उसको लोकल रिपोर्टिंग दी जाती है, जिसमें कि क्राइम इस वक्त काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ जी। तो उसमें जब क्राइम में हम बात करने जाते हैं, सामान्य रूप से हम मुंशी, हवलदार, सब इंस्पेक्टर, उस लेवल के लोगों से बात करते हैं। तो उसमें अगर हमें जानकारी नहीं भी है तो ज्यादा समस्या नहीं आती। पर जब आर्थिक विषयों पर हम किसी से बात करने जाते हैं, वो या तो सेक्रेटरी होते हैं, एडिशनल सेक्रेटरी होते हैं, कम से कम जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं, कि सरकार में है, कॉर्पोरेट में है, तो सामान्य रूप से कॉर्पोरेट में एक रिपोर्टिंग में ये प्रथा है कि अगर हम बात करते हैं तो हम या तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से बात करते हैं, मेरा ख्याल है कि बात करते हैं। जैसे आप क्राइम रिपोर्टिंग में जब किसी सोर्स को अप्रोच करते हैं तो उसमें आपको बहुत बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन नहीं भी है तो आप वहीं पे क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं कि आप क्या जानना चाहते हैं। ये भी सही है। जबकि जिस जर्नलिज्म की हम लोग बात कर रहे हैं उसमें जब आप सोर्स को अप्रोच करते हैं तो आपको इतनी इंफॉर्मेशन पहले से होनी चाहिए कि आप एक सही क्वेश्चन फ्रेम कर सकें और आप क्लियर हो कि मुझे इंफॉर्मेशन क्या चाहिए इससे। जी, आप खुले दिमाग से नहीं जाते हैं कि जो इंफॉर्मेशन हो देगा। जो कहा बिल्कुल सही कहा। दूसरा, जिस लेवल के लोगों से हम बात करने जाते हैं वो हर वक्त ये चाहते हैं कि अपने बराबर के लोगों से वो बात करें, क्योंकि उनकी एक सोच है, उनकी एक थिंकिंग है, उनका एक थिंकिंग प्रोसेस है, शिक्षा का भी एक ऊंचा स्तर है, समझ का एक ऊंचा स्तर है, तो वो एंजॉय करते हैं जब आप उनके लेवल पर बैठ के बात करते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि जब हम जाएं तो अच्छी तरह से उस विषय की पढ़ाई करके जाएं, उस विषय के सारे इंफॉर्मेशन लेके जाएं, क्योंकि जब हम बात करेंगे तो क्या करेंगे, जो बात ऑलरेडी हो चुकी उसको तो करेंगे, हमें नई जानकारी कोई लेनी है, और नई जानकारी तभी हम ले सकते हैं जब हम पुरानी जानकारी हो। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। कई साल पहले मैं किसी वीआईपी के साथ पुणे गया हुआ था और वहां देश के इंडस्ट्रियलिस्ट भी आए हुए थे, उनमें राहुल बजाज भी थे। तो राहुल बजाज जी से मैंने पूछा कि ऐसी बातचीत में कि अब आप क्या कर रहे हैं, कैसा चल रहा है आपका, वो कार प्लांट रायबरेली का था, उसका क्या हुआ। नहीं कहा मैं अब तो कार में नहीं जा रहा हूं। तो मैंने कहा फिर क्या करेंगे। कहा कि देखो आजकल के जो बच्चे हैं वो एक दूसरे से चिपक के बैठ के जाना चाहते हैं और मेरे स्कूटर अब नहीं दिख रहे हैं, मैं मोटरसाइकिल बनाऊंगा। अब देखिए छोटी सी बात हुई और उन्होंने कहा मैं मोटरसाइकिल बनाऊंगा। अभी तक ये खबर कहीं भी नहीं आई थी, तो ये मेरे लिए खबर हो गई। फिर मैंने उनसे अवश्य पूछा कि मोटरसाइकिल में आप कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे। अभी मैं उसको वर्कआउट कर रहा हूं, पर मैंने जो सर्वे किया है उसमें मैंने देखा कि मेरी जो मोटरसाइकिल है उसका मेरे लिए बहुत बड़ा बाजार है और मैं शुरू में दूसरा नहीं तो तीसरे नंबर पर तो जरूर हूंगा। तो ये जो उन्होंने बेसिक जानकारी दे दी, टिप दे दी, तो हमारे लिए तो सामान्य रूप से खबर हो गई। अगर आप सिंपली आप इस तरह से देखें कि अगर आप आर्थिक पत्रकार नहीं भी है, अगर आप में थोड़ी सी भी इतनी समझ है कि मोबाइल का बाजार बढ़ रहा है और राहुल बजाज जी अपनी बाइक लॉन्च करना चाहते हैं, तो अपने आप में एक बड़ी खबर है ये।
हाँ, बड़ी खबर आप तभी मानेंगे जब आपको मालूम होगी बाजार क्या है, बाजार क्या है, बाजार में क्या ट्रेंड है, मतलब मोपेड है, मोटरसाइकिल है, उसमें क्या नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, उसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आपको, तो आप इमीडिएटली खबर को निकालने का तरीका तो वही है जो सामान्य रूप से चाहे राजनीतिक हो या अन्य किसी विभाग से निकालते हो या आप आर्थिक क्षेत्र से निकालते हो। खबर निकालने का तरीका कोई अलग नहीं है, पर हाँ, यहाँ बैकग्राउंडिंग जो है वो बहुत स्ट्रांग होने की जरूरत है। हाँ, आपने जैसे कहा कि जब आप किसी सोर्स से अप्रोच करते हैं, खासतौर से इस तरह के जर्नलिज्म में, तो वो भी एक वेल इन्फॉर्म्ड सोर्स होता है, इनलाइटेंड होता है, बहुत अच्छी तरह इन्फॉर्म्ड होता है, और आपको ये मान के चलना चाहिए वो आपसे बहुत ज्यादा जानता है। और अगर आप उसके सामने खाली हाथ जाएंगे तो फिर वो आपको खाली हाथ ही लौट आएंगे, सीरियसली नहीं लेगा आपको। नहीं, बिल्कुल सीरियस नहीं लेगा, आपको कुछ बताएगा नहीं और आपको कोशिश करेगा कि जल्दी से जल्दी वो टरक जाए। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब सोर्स को अप्रोच करें तो हमारा भी अपना एक क्लैरिटी ऑफ माइंड हो। सिर्फ ये नहीं, हमें दूसरी चीज हमें ये भी समझना चाहिए जो सोर्स जो है उसकी जो माइंडसेट है, उसकी बैकग्राउंडिंग क्या है, उसके एजुकेशन क्या है, उसकी एक्सपर्टीज क्या है, इसके बारे में भी हम होमवर्क करके जाए। उसकी क्या पसंद है, क्या नापसंद है, ये भी हम जान कर जाए, क्योंकि तभी हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं। हाँ, बस सोर्स को आप पूछें जो वो वही पूछें जिसको देने में उसकी कंपिटेंस है। बिल्कुल ऐसी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश न करें सोर्स से जिसके लिए उसकी कंपिटेंस नहीं है, उसकी कंपिटेंस नहीं है, और हमें भी शायद जरूरत नहीं है, और हमें भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार ये होता है कि आप एक सोर्स को अप्रोच कर रहे हैं, उसको ऐसी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं जो कि उसके कार्य क्षेत्र में नहीं है। बिल्कुल सही, तो उसके लिए भी एम्ब्रेसिंग होता है, या वो जो इन्फॉर्मेशन देगा भी वो ऑथेंटिक नहीं होगी, ऑथेंटिक भी नहीं होगी, और वो बहुत खुश होकर देगा भी नहीं, आपको आपसे खुश होकर बात भी नहीं करेगा। सामान्य रूप से देखिए, आर्थिक क्षेत्र में जो स्पेशलाइज्ड रिपोर्टर्स होते हैं उनका सोर्स के साथ कई बार इतना अच्छा तालमेल हो जाता है कि कई बार सोर्स को अगर कोई खबर देना होता है, वो कहता है फलाने व्यक्ति को बुलाओ, मैं उसी को बताऊंगा। तो जो एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग होती है इकोनॉमिक के एरिया में, वो इस प्रकार से डेवलप होती है। आपने सोर्स कैसे कल्टीवेट किए, उनकी निगाह में आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उनकी निगाह में आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है और आपकी स्टैंडिंग क्या है। हाँ, कई बार अगर आपने जो इन्फॉर्मेशन दी उसको सही कॉन्टेक्स्ट में रिपोर्ट नहीं किया तो आपकी क्रेडिबिलिटी उससे खत्म होगी। बिल्कुल, तो आने वाले समय में आपको नहीं बुलाएगा, सीरियसली लेगा भी नहीं, आपको बुलाएगा भी नहीं, और आप पहुंच भी जाएंगे तो आपको हेलो करके आपसे अलग हो जाने की कोशिश करेगा। तो थोड़ा और एलेबोरेट करिए कि जब आपने एक्चुअल रिपोर्टिंग की है, जैसे आपने एक एग्जांपल दिया आपके अपने अनुभव के, कि प्रोसेस क्या होती थी कि आप किस तरह से मार्केट बाजार में निकलते थे, सोर्सेस को अप्रोच करते थे, किस तरह से डेडलाइन मीट करते थे, वो पूरी प्रोसेस कैसे होती थी, थोड़ा सा उसको। देखिए, डेडलाइन मीट करने की अगर बात है तो डेडलाइन तो अखबार की डेडलाइन है, उसको आपको मीट करना ही है, चाहे कहीं भी हो, अखबार हो चाहे टीवी हो, आप उस डेडलाइन को तो बीट नहीं कर सकते, डेडलाइन तो आपको मीट करना ही करना है। सवाल यह है कि हमारी बड़ी रिपोर्ट जो आपने लिखी हो तो उसमें आपने किस तरह से आपने सोर्स का अप्रोच किया, कैसे आपने इन्फॉर्मेशन कंपाइल की? मैं एक बहुत, जिसका आप पॉलिटिकल रिपोर्टिंग भी कह सकते हैं, इकोनॉमिक रिपोर्टिंग भी कह सकते हैं। आपको शायद याद हो, जब यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी तो एक बार कुछ मुद्दों को लेकर उस वक्त जो कृषि मंत्री थे श्री चतुरानंद मिश्रा जी, उनकी प्रधानमंत्री से और सरकार से के बीच में बड़ी बहुत खाई बढ़ गई और उन्होंने रेजिग्नेशन लेटर प्रधानमंत्री को भेज दिया। अब ये जो खबर थी ये प्रधानमंत्री और मंत्री के बीच में ही था, कहीं रिपोर्ट नहीं हुई थी। मैं उस दिन, मुझे जो रिपोर्टिंग करना था, उस दिन रिपोर्टिंग करना था मुझे प्लानिंग कमीशन का। मैं प्लानिंग कमीशन में गया हुआ था, किसी अफसर के पास बैठा हुआ था, इत्तेफाक से वो भी कृषि क्षेत्र को ही देख रहा था, और मैं जिससे मिलने गया था वो थे नहीं, तो इसलिए मैं उनके पास जाके बैठ गया। तो उन्होंने कहा कि क्या आपको मालूम, सुना है आपने कुछ? मैंने कहा नहीं, मैंने तो कुछ सुना नहीं। क्या सुनाना चाहते हैं? कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने रेजिग्नेशन दी। मैंने कहा किसने बताया आपको? कहा नहीं, मुझे भी ठीक से नहीं मालूम, पर आप पता कर लीजिए। अब एग्रीकल्चर मिनिस्टर की रिपोर्टिंग सामान्य रूप से एक पॉलिटिकल रिपोर्ट मानी जाएगी, पर एग्रीकल्चर आर्थिक विषय का एक बहुत बड़ा महकमा है, क्योंकि सारी अगर आपकी अर्थव्यवस्था देखें भारत के लिए खास करके, वो भी कृषि आधारित ही है। तो हमारे लिए और हमारे अखबार के लिए एक बहुत बड़ी खबर थी। मैंने तुरंत कोशिश की कि मंत्री महोदय से बात की जाए। मंत्री महोदय उपलब्ध नहीं थे। मैंने कोशिश की
प्रधानमंत्री कार्यालय से बात की जाए, प्रधानमंत्री कार्यालय में कोई बताने को तैयार नहीं था। अब मेरे साथ समस्या थी कि मैं इस खबर को कहां से लाऊं, तो मैंने सेक्रेटरी एग्रीकल्चर से बात की। उन्होंने कहा आई कांट कंफर्म, बट वेल देयर इज अ रूमर लाइक दैट। ये जो मेरी एक सोर्स ने बताया, और ये जो है एक तरह से कॉरोबोरेशन था, पर इसके सोर्स भी हाई प्रेस सोर्स है, इसलिए सोर्स भी हाई प्रेस सोर्स है, पर इस पे भी मैं खबर लेके भाग नहीं सकता। अब मैं वापस मंत्री के जो पीएस थे उनके पास पहुंचा, वो भी उपलब्ध नहीं हो रहे थे, बड़ी मुश्किल से उनसे पास जब पहुंचा और मैंने कहा कि सेक्रेटरी एग्रीकल्चर ने ऐसा कहा है कि क्या ऐसी बात सही है? तो उन्होंने कहा सेक्रेटरी एग्रीकल्चर को कैसे मालूम हुआ ये बात? मैंने कहा ये तो मुझे नहीं मालूम, उनको कैसे मालूम हुआ? कि नहीं उनको ऐसी बात नहीं बतानी चाहिए। तो मैंने कहा कंफर्मेशन आपको मैंने कहा अब ये जो कंफर्मेशन मिला, मेरे ख्याल में दिस वाज फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। तो मैं गया और जाके अपने अखबार में इसको फाइल किया। दूसरे दिन जो है पूरे सरकार में हलचल मच गई। और जाहिर है कि जब आपने रिपोर्ट फाइल की होगी तो आपने पूरी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दी होगी। बिल्कुल दिया मैंने कि क्या कैसे बात हुई, क्या क्या हुआ, किस वजह से ये नाराज हुआ, क्यों नाराज हुए वो, और फिर उस पर जो चर्चा, बैकग्राउंड से उसकी इंपॉर्टेंस बनती है खबर की, बैकग्राउंड से इंपॉर्टेंस। पर आप एक देखिए, एक खबर को करने के लिए हमें कितनी जगह पर उसको क्रॉस चेक करना पड़ा, और जब तक इस क्रॉस चेक के प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ तब तक मैं इस खबर को फाइल नहीं कर सकता। तो ये जो क्रॉस चेकिंग के लिए हमें एक पूरे कॉन्टैक्ट्स का हमें डेवलप करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट आपने बताई, मुझे लगता है कि जो खबर है वो तो सिर्फ एक ही लाइन की है, खबर एक ही लाइन की, रिजाइन कर दिया है, बिल्कुल। लेकिन जो सारा जो रिपोर्ट है, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, प्रोसेस क्या मुद्दे थे, क्या टकराव थे, क्या मतभेद थे, और उसकी लाइफ पे इंप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, बिल्कुल ये सारी चीजें महत्वपूर्ण था। और आप कहते हैं जिसमें कि किसी भी खबर में जो चटपटा मसाला है उसके बिना तो खबर होती नहीं है, तो ये बैकग्राउंड से ही वो चटपटा मसाला आता है। तो ये चटपटा मसाला जो है उसकी तो पूर्ति मेरे पास हो गई थी, पर खबर की पूर्ति नहीं हो रही थी। अब जैसे हाल ही में जो इस वक्त रिपोर्टिंग का थ्रस्ट है कि खासतौर से न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर के कि उसका कितना कंट्रीब्यूशन हमारी इकोनॉमी में होगा, ये कहा गया है कि अभी 3% 2020 तक 7% वो कंट्रीब्यूट करेगी न्यूक्लियर एनर्जी। तो इस बीच में जो रिपोर्टिंग हुई एनर्जी सेक्टर पे इस कॉन्टेक्स्ट में, उसके बारे में आपका क्या एनालिसिस है? किस तरह की रिपोर्टिंग हुई है? कहीं इस पे और जोर होना चाहिए था कि इस पे ठीक से जोर दिया गया कि एनर्जी सेक्टर? देखिए मेरे ख्याल में एक तो पूरी मीडिया ने भी इस डिबेट को जिस तरह से चलाने की कोशिश की, ऑपोजिशन। तो सवाल मैं आपको इसलिए पूछ रहा हूं कि लगता है कि एनर्जी सेक्टर को बहुत तवज्जो नहीं दी गई। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ। नहीं, ऑपोजिशन और सरकार के जो सहयोगी दल है, इन्होंने भी इसको जिस तरह से उछालने की कोशिश की गई, उसमें सारा चीज लगता है कि हमारी एक व्यक्तिगत एक जिद है, व्यक्तिगत एक आक्रोश है या अप्रोच है, उसको हम जबरदस्ती हम उससे उसके आगे जाकर सोचना नहीं चाहते हैं। और मीडिया ने भी इस डिबेट को, एक्सेप्ट शायद थोड़ा सा दूरदर्शन में मैं देख रहा था 1-2 दिन पहले, उनके अलावा किसी ने भी इस पर जो लोगों को अच्छी तरह से इन्फॉर्म करने का प्रोसेस है उसको नहीं किया। देखिए, अगर आप इस एनर्जी डील को अगर देखें, देश को इस वक्त जो है हम लोग करीब 1 लाख मेगावाट की एनर्जी शॉर्टेज है। अभी 1 लाख मेगावाट तक पहुंचे, हम 2 लाख मेगावाट तक जब तक नहीं पहुंचेंगे, जो हर शहर, हर जिले, राजधानी तक में जो कटौतियां हो रही हैं उससे हम बच नहीं सकते हैं। तो हमें एनर्जी के लिए डिफरेंट जो मेथड्स है, मेथड चैनल्स हैं, उसको हमें एक्सप्लॉइट करने की जरूरत है। और न्यूक्लियर एनर्जी जो है, आमतौर पे लोग समझते हैं कि ये बहुत रेडियो एक्टिव है और ऐसा है, और लोग यही सोचते हैं कि जो बिजली के तारों से रेडियो एक्टिविटी सारी जगह फैल जाती है। तो ये भी ये जो मिथ है, इसको भी मीडिया ने हटाने की कोशिश नहीं की। तो सारी चीजों में मेरा मानना है, देखिए ये जो न्यूक्लियर डील है, इससे व्यापक रूप से भारत का जो एक बाजार, भारत ने अपनी न्यूक्लियर एनर्जी पोटेंशियल अपनी जो डेवलप की है, जो स्किल डेवलप की है, जो टेक्नोलॉजी डेवलप की है,
वो विश्व के किसी भी देश से कम नहीं है। तो भारत के लिए भी एक बहुत बड़ा बाजार खुल जाता है कि हम भी जाके दूसरे जगह रिएक्टर्स बना सकते हैं और टेक्नोलॉजी को दे सकते हैं। तो भारत उस टेक्नोलॉजी को बेच के बहुत पैसा कमा सकता है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि जो है इस न्यूक्लियर डील की ये है। दूसरी जो है, इस वक्त अगर हम चाहते हैं कि दूसरों से इस क्षेत्र में निवेश कराना, वो संभव नहीं होता, तो उसके लिए भी पूरे रास्ते खुल जाते हैं। कुछ चीजें लोग कहते हैं हाइड एक्ट के प्रॉब्लम्स हैं और ये चीजें प्रॉब्लम्स हैं, हम विस्फोट नहीं कर सकते हैं। विस्फोट करने के फिलहाल तो मुझे लगता नहीं कि अगले 10 साल तक हमें आशा ये है कि इस पूरे मुद्दे पे जो इसके जो आर्थिक पक्ष जो है उसको इग्नोर किया गया और अब हमारा समय जो है पूरा हो रहा है। और आज हमने बातचीत की कि किस तरह से इकोनॉमिक जर्नलिस्ट बनने के लिए किस तरह से मुद्दों को आइडेंटिफाई करना चाहिए, किस तरह से आप अपने क्षेत्र में, अपने जिले में मुद्दों को ढूंढ सकते हैं, किस तरह से जो ये न्यूक्लियर डील है इसके आर्थिक पक्षों को जो है मीडिया ने उतनी तवज्जो नहीं दी जानी चाहिए थी, जो बहुत महत्वपूर्ण था। और इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप बहुत स्टूडियो में आपको, और फिर हम लोग अगले महीने फिर मिलेंगे टेलीकॉम से। तब तक थैंक यू।